जगदीश जी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उनकी पत्नी कमला देवी मंदिर गई हुई थी। लौटकर आई तो देखा कि उनके पति को आज सुबह की चाय तक नहीं मिली। कमला देवी बहू के कमरे में गई और फिर बोली, प्रिया बेटा, तुम्हारे ससुर चाय का इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह की उन्हें चाय भी नहीं मिली। उन्हें दवाइयाँ भी लेनी होती है जो कि खाली पेट नहीं ले सकते। तब प्रिया ने मुंह बनाते हुए बोली, देखिए माँ जी, मुझे किसी काम को बताने की जरूरत नहीं है। आज मेरी एनिवर्सरी है। कोई बात नहीं बहू, तो नमकीन बिस्किट ही लाकर दे दो। उन्हें खाकर ही अपनी दवाइयाँ ले लेंगे। माँ जी, नमकीन बिस्किट भी खत्म हो गए हैं और मेरा मूड खराब करने की भी जरूरत नहीं है। अपना काम खुद कीजिए और नाश्ता तो आप खुद भी बनाकर दे सकती है। बस बैठे बैठे खाने की फरमाइश से ही करते रहते हैं। आज विशाल और प्रिया की शादी की सालगिरह है। रात में ही प्रिया अपने पति से कह दिया था कि कल मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। हम लोग बाहर घूमने फिरने जाएंगे और उधर ही खाना खाकर आएंगे। मॉल में शॉपिंग करेंगे क्योंकि मेरी शादी की सालगिरह है। उस दिन तो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। विशाल प्रिया का हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करना। सुबह प्रिया सोकर उठती है तो अपने पति से कहती है, देखो जी, आज तो मैं नाश्ता भी नहीं बनाऊंगी। तुम बाहर से जलेबी, समोसे और कचौरी का ऑर्डर कर दो। मैंने तुमसे कल ही कह दिया था। आज तो मैं रसोई में कदम भी नहीं रखूंगी। विशाल अपने बिस्तर से उठते हुए कहता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं बस अभी ब्रश करके आता हूँ और आकर तुम्हारी पसंद का नाश्ता ऑर्डर करता हूँ। फिर हम दोनों बैठ के नाश्ता करेंगे। प्रिया की 3 साल की बेटी अभी तक सो रही है। सुबह के 8 बज रहे हैं। सुबह सुबह से मेरा मूड खराब कर दिया। और प्रिया अपने कमरे में अपनी सास पर बड़बड़ाने लगती है। तभी विशाल भी ब्रश करके आता है और कहता है, क्या हुआ जाने मन, तुम इतना परेशान क्यों हो? किस बात से इतना अपना मूड खराब कर रही हो? प्रिया 3 बात की 4 जोड़कर विशाल को बता देती है। विशाल रसोई में आकर अपनी माँ पर गुस्सा करता हुआ कहता है, क्या माँ, सुबह सुबह झगड़ा करना शुरू कर देती हो? आज प्रिया की शादी की सालगिरह है। बेचारी का कितना अच्छा मूड था, सारा ऑफ कर दिया। अब चुपचाप से चाय बनाकर पी लो, जो है घर में वही खा लो। इतना बोलकर वापस से कमरे में चला जाता है और प्रिया को मनाने लगता है, अरे प्रिया, तुम गुस्सा मत करो। देखो, अभी तुम्हारी पसंद की कचौरी जलेबी आती होगी। तुम आराम से नाश्ता करना, फिर तैयार हो जाना, हम लोग घूमने चलेंगे। विशाल किसी तरह से प्रिया के मूड को ठीक करना चाहता है। फिर कमला जी के लिए अपने बेटे और बहू का यह व्यवहार एक दिन का तो था नहीं। बेटा बहू कितने सालों से इस तरह का व्यवहार करते आ रहे थे। घर में कुछ भी खाने के लिए मांगते थे तो अपने ही कमरे में बैठकर मंगाकर खा लेते थे। नमकीन बिस्किट भी बहू अपने ही कमरे में रखती है। अगर कभी 2 रोटी से ज़्यादा मांगूं तो आंखें तरेर कर मेरी तरफ देखती है। मन महसूस कर 2 रोटी खाकर ही रहना पड़ता है। भले ही मुझे 2 रोटी की भूख और लगी हो, लेकिन नहीं खा सकती हूँ। और कभी जब बहू का मन नहीं करता है तो खाना नहीं बनाती है। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजती है। विशाल भागता हुआ आता है, नाश्ते को हाथ में लेकर प्रिया के पास कमरे में जाता है और कहता है, देखो प्रिया, तुम्हारी पसंद का नाश्ता आ गया है। आ जाओ, अब हम दोनों बैठकर नाश्ता करेंगे। जलेबी और समोसे की खुशबू कमला जी के पास तक आ रही थी, लेकिन बहू बेटा उनको एक भी जलेबी समोसा खाने को नहीं देते हैं। अपने कमरे में बैठकर दोनों भरपेट नाश्ता कर लेते हैं। कमला जी अपने कमरे में जाती है और 5 रुपए निकाल करके पास की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लेकर आती है। चाय के साथ दोनों पति पत्नी बिस्किट खा लेते हैं। विशाल और प्रिया तैयार होकर आंगन में ही खड़े खड़े कमला जी से कहते हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, रात के 10 बजे तक वापस आएंगे। कमला जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और कहती है, बेटा, रसोई में तो कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊंगी? दालों के डब्बे भी खाली है। कुछ सब्जी लाकर रख देते तो मैं सब्जी रोटी बना लेती। हम लोग क्या खाएंगे? तभी प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, कल के भंडारे की पूरी सब्जी फ्रीज में पड़ी हुई है, उसी को गर्म करके खा लेना। प्लेट में आधा समोसा और एक कचौरी भी रखी हुई है, उसको खा लेना। और दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं।
थोड़ी देर बाद कमला जी फ्रिज में रखी भंडारे की सब्जी और पूरी को गर्म करके अपने पति के पास लेकर आती है। जगदीश जी अपनी पत्नी से कहते हैं, लगता है आज फिर बहू ने खाने में कुछ नहीं बनाया है, इसलिए तुम यह कल के भंडारे की सब्जी पूरी लेकर आई हो। कमला, ऐसे कब तक चलेगा? महीने के आखिरी में बहू पूरी रसोई खाली कर देती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। अगर उसे कुछ खाना होता है तो बाजार से मंगा कर खा लेते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। महीने के आखिरी 5 दिन तो हमें आधा भूखा रहकर ही गुजारने पड़ते हैं, जबकि मैं तो बहू को अपनी पूरी पेंशन के सारे पैसे दे देता हूँ। महीने के कुछ दिनों तो बहू ठीक ठाक खिलाती है, लेकिन महीना ख़त्म होते ही मुश्किल से भरपेट खाना देती है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब हम अपने पैसे भी खर्च करें और भरपेट खाना भी ना खा पाए। बहू बेटे हमारे ही घर में रहते हैं, हमारी खरीदी हुई ज़मीन पर खेती करते हैं। अपनी पेंशन भी हम बहू बेटों को ही दे देते हैं, बस थोड़ी सी अपनी दवाइयों के लिए पैसे निकाल लेते हैं। फिर भी बहू बेटे हम दोनों पर जरा सा भी तरस नहीं खाते हैं। कमला जी अपने पति की बातों को सुनकर के रोने लगती है। आप सच कह रहे हैं, बहू बेटे तो खाने के लिए भी बहुत परेशान करते हैं। अरे इतना परेशान तो हम कभी नहीं हुए हैं। आपके राज में तो मेरी रसोई पूरी घर गृहस्थी से भरी रहती थी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। 4 लोग आ भी जाते थे तो मैं उनको भरपेट खाना खिला देती थी। पर अब तो यह हाल है कि बेटा खुद कमाता है, जमीन भी करता है, आप भी पेंशन के पैसे देते हो, फिर भी रसोई के डब्बे खाली ही रहते हैं। रसोई में कुछ खाने पीने के लिए रहता ही नहीं है। पता नहीं बहू कैसे खर्च करती है। मेरे समय पर तो घर में सिर्फ आप अकेले कमाने वाले थे। 2 बच्चे थे, बेटे की शादी की, सास ससुर को रखा, एक नंद की भी शादी की, घर बनवाया, एक ही नौकरी में हमने इतना कुछ कर लिया था। लेकिन बेटे बहू के पास इतना पैसा होते हुए भी वह हमेशा पैसों के लिए ही रोते रहते हैं। पता नहीं उनका पैसा कहाँ चला जाता है, किस तरह से खर्च करते हैं। जगदीश जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, कमला तुम चिंता मत करो, अब बहुत साल हो गए हैं बहू बेटों की इस तरह की मनमानी को झेलते झेलते। अब इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बेटे बहू है कि हमारे प्यार की बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर समझाने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है कि बूढ़ा बाप लेक्चर दे रहा है और बेटा हमें ही सुना करके चुप कर देता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। 4 दिन बाद अगले महीने की 1 तारीख आ जाती है। जगदीश जी अपनी पेंशन को निकाल कर लाते हैं, लेकिन वह अपनी पेंशन अपनी बहू के हाथों में ना देकर अपनी पत्नी के हाथों में देते हैं और कहते हैं, अब तुम इस घर की घर गृहस्थी को संभालो, यह घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो। बहू बेटे हमारे घर में रह रहे हैं, हम बहू बेटों के घर में नहीं रह रहे। अब तुम पूरे हक से अपने घर में रहो, अपनी रसोई में खाना बनाओ, जो तुम्हारा मन करे वह करो। किसी चीज़ के लिए मन मार कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन तक बहू को जब हाथ में पेंशन नहीं मिलती है तो दूसरे दिन बहू बेटा दोनों ही अपनी माँ से झगड़ा करने लगते हैं कि पिताजी ने अभी तक पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए। किचन में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किचन में राशन का सामान भरना है। अगर आप लोग पेंशन के पैसे नहीं दोगे, घर का खर्चा नहीं करोगे तो हम आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। कहीं और जाकर अपनी व्यवस्था कर लो। मेरे पास इतनी फालतू पैसे नहीं है जो तुम लोगों को मैं अपने पास रखूं और फोकट का खिलाता रहूं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने माँ बाप को ले जाकर किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ कर आओ, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। विशाल अपनी माँ पर चिल्लाता हुआ कहता है, आपने अभी तक प्रिया को पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए? बुढ़ापे में अपने माल का रौब दिखाना चाहती हो? कुछ काम धाम तो तुमसे बनता नहीं। एक कमरे में बैठे जगदीश जी यह बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब तो बर्दाश्त की हद हो रही है। वह अपने कमरे से निकल कर आते हैं और बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह से बात करने की? अपने माँ बाप का इतना अपमान करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है? और क्या कह रही थी तुम कि हम दोनों को वृद्धाश्रम
भेजना है। मेरे ही घर में रह रही हो और मुझे ही धमकी दे रही हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस घर में कौन रहता है और इस घर से कौन निकलता है। जगदीश जी अपने वकील और पुलिस को फ़ोन करके बुला लेते हैं और अपने बेटे बहू से कहते हैं, तुम लोगों के पास 2 दिन का समय है, अपने लिए कहीं बाहर रहने का इंतजाम कर लो। अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते हो, यह मेरा घर है, मैंने खरीदा था और तुम्हारी माँ के नाम है। तुम लोग इस घर से निकल जाओ। अभी तक तो तुम लोग मेरे साथ रह रहे थे, मेरे ही घर में रह रहे थे, मेरे ही पैसों से घर का खर्चा चला रहे थे, अपने पैसे पूरे के पूरे बचा रहे थे, लेकिन फिर भी तुम लोगों का मन नहीं भरा हम लोगों को परेशान करने से। खाने पीने के लिए भी परेशान करते थे। अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। हम दोनों पति पत्नी इस घर में रहकर अपने काम खुद कर लेंगे। हमें ऐसे नालायक बहू बेटों की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही अच्छे हैं। बेटा बहू दोनों ही अपने माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ पिताजी को समझाओ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्या अपने ही बेटे को कोई घर से निकालता है। अरे हमें घर से निकाल देंगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा। कमला जी कहती है, बेटा अभी तक तुम कौन सी हमारी सेवा कर रहे थे और क्या ख्याल रख रहे थे, खाने के लिए भी परेशान करते थे। अरे तुम्हारे जैसी सेवा से तो अच्छा है कि हम बिना सेवा के ही रह ले। कम से कम अपने हाथ से बनाकर हम भरपेट खाना तो खाएंगे। अपनी माँ से इस तरह की बातें सुनकर बहू और बेटा दोनों ही भौचक्के रह जाते हैं कि आज उनके मन में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वह उन्हें जवाब दे रही है। लेकिन अपने पिता के गुस्सा को देखते हुए वह दोनों जगदीश जी के पास माफ़ी मांगने भी नहीं जाते हैं। वकील और पुलिस दोनों ही विशाल को धमकी देते हैं कि अगर तुमने 2 दिन में जगदीश जी के घर को खाली नहीं किया तो तुम्हारा सामान उठा के घर के बाहर फिर फेंक देंगे। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि 2 दिन में अपने लिए कोई घर देख लो। अंदर कमरे में जाकर विशाल प्रिया पर चिल्लाते हुए कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमसे ही घर के काम धाम नहीं होते थे और हमेशा पैसे पैसे करती रहती थी। अब ले लो पैसे, घर से बाहर रहेंगे तो किराया भी लगेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगी उन लोगों की। अब सारे पैसे मेरे ही खर्च होंगे। 2 दिन बाद में प्रिया और विशाल को अपना घर खाली करना पड़ता है। अब जगदीश जी और कमला जी अपने घर में आराम से रह रहे थे। कमला जी ने अपने घर में एक काम वाली बाई भी रख ली थी जो उनके कामों में सहायता करती थी। उनके पेंशन के पैसे से घर आराम से चल रहा था। 2 महीने बाद विशाल अपने माता पिता के घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि वह अपनी कुछ ज़रूरत फाइल है अपने कमरे की अलमारी में भूल गया था, उन्हीं को लेने आया है। माँ कहती है जाकर ले लो। विशाल जब फाइल लेकर वापस लौटता है तो देखता है आंगन में पिताजी बैठे हुए हैं। सामने खाने की थाली रखी हुई है जिसमें कटहल की सब्जी, चावल की खीर, रोटी, सलाद, पापड़, अचार भरी पूरी थाली रखी हुई है और पिताजी बड़े शान से माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। कमला जी अपने बेटे से कहती है, बेटा तू भी खाना खा ले, मैं अभी थाली लगा देती हूँ। लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ विशाल सोचता है कि मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार ली है और वह बिना खाना खाए ही घर से चला जाता है। दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन बच्चों को तो बड़े होने पर यही लगता है कि तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। उन्हें अपने माता पिता का संघर्ष और अपने माता पिता के द्वारा किए गए काम नज़र ही नहीं आते हैं। बहुत से घरों में अभी भी माता पिता की परिस्थिति सब कुछ होते हुए भी अच्छी नहीं है। वह अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं और अपने ही पैसे बच्चों के आगे हाथ फैलाकर मांगते हैं। लेकिन अगर बच्चे हद से ज़्यादा गलत बर्ताव करते हैं तो माता पिता को टेढ़ा होना ही पड़ता है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।